अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जाने अज़ीज़ सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 42। डार्लिंग, तुम कब पहुँची? आर्यल ने घर में कदम रखते ही डार्लिंग को किचन से बाहर निकलते देखकर पूछा। बस थोड़ी देर ही हुई है। सहर को खाना खिला दिया? जी, लेकिन उसने 3-4 टवालों से ज़्यादा कुछ नहीं खाया। अब कहाँ है वो? मुझे मजबूरन उसे नींद की गोलियाँ देकर सुलाना पड़ा। बेचारी बहुत रो रही थी खान को याद करके। हुँ, ठीक है, लेकिन कल से तुम इसे नींद की गोलियाँ नहीं दोगी। लेकिन ऐसे तो वो सोएगी नहीं। तो ना सोए। खान के इस दुनिया से चले जाने में इसका भी कसूर है। अगर नींद नहीं आएगी तो सारी रात रोकर गुजारेगी। लेकिन तुम इसे नींद की गोलियां नहीं दोगी। जी मैं समझ गई टाइगर। और तुम्हारा फोन कहाँ है? वो तो मैंने मीरम को दे दिया। उसने मांगा था मुझसे। कह रही थी कि इसका फोन टूट गया है। तो तुम इसे नया मोबाइल दे देती। अपना देने की क्या जरूरत थी? लहजे में सख्ती दर आई। नहीं, मैंने सोचा खामखा में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अपना ही दे देती हूँ। मैंने भी वैसे भी यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले नया मोबाइल लिया है। मुकाबल गुस्से से होंठ भींच गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया टाइगर? नहीं, लेकिन इसे कॉल करके इसका हाल-चाल पूछती रहना। ध्यान रहे कि उसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम हर 4 घंटे बाद उसे कॉल करोगी। ओके टाइगर। और उसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें इसका ख्याल रखने के लिए कहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए डार्लिंग कि मुझे उसकी फ़िक्र है। वो 4 कदम मज़ीद इसकी तरफ बढ़ा उसकी उँगली दिखाते हुए तंबीह की तो वो खामोशी से गर्दन को ऊपर-नीचे हिला गई। अपनी सुनाए उसने अभी पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि उसने पुरुष से सदा दी। टाइगर आपके लिए कमरे में खाना भिजवा दूँ? नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख लगेगी तो खुद मँगवा लूँगा। ओके। उसके मुख्तसर कहने पर वो फिर से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डार्लिंग ने सर झटका और कमरे में चली आई। डार्लिंग ज़मीन बेड पर बैठा था जब उसे दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए देखकर पुकारा। हुँ? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर उसने अपनी पोनी उतारना शुरू की। यार मान जाओ ना प्लीज़। क्या चीज़? उसने आईने में उसकी परछाई देखी, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही अपना मोबाइल एक तरफ रखता हुआ उसके करीब खड़ा हुआ और उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। ये चीज़। मज़ीद बोले बगैर उसने उसे कमर से खींचकर अपने करीब किया। डार्लिंग समझ गई थी कि उसकी अगली कार्रवाई क्या होगी, इसलिए उसके सीने पर दोनों हथेलियाँ रखकर पीछे को धकेला। आज काफ़ी थकी हुई हूँ, रेस्ट करूँगी। पर मेरा क्या होगा? उसने चेहरा हिलाया तो हाथ साथ में बाल भी हिले। वो तुम्हारा मसला है। मेरा मसला कैसे? तुम्हारा शौहर हूँ तो मेरा मसला तुम्हारा मसला है। समीर, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। इसलिए ज़बरदस्ती करने का सोचना भी मत। बात बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ, कहो। मैं अब ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। हुँ, अच्छा, वो कैसे? उसने हिज़ उठाया। अब मुझे काफ़ी हद तक कराटे आ गए हैं और भाई ने कहा है कि मैं तुमसे मुकाबला करूँगा तो फिर वो मुझे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। अच्छा है। वैसे टाइगर को बात घुमा-फिरा कर कहने की बजाय सीधा कह देना चाहिए था कि वो तुम्हारे हाथ-पाँव तुड़वाना चाहता है, इसलिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करने को कहा। उसके अंदाज में बला का गरूर था और वो अपने सीने पर बाजू बांधे मुखातिब थी। ओह! इस बार नहीं मार खाने वाला मैं। वो अपना कॉलर उठाकर बोला। अगर ऐसी बात है तो फिर हो जाए सुबह को हम मुकाबला। हाँ, क्यों नहीं? ओके, तो फिर सुबह 6 बजे उठकर नीचे लॉन में आ जाना और ये याद रखना कि मैं ध्यान नहीं करूँगा कि तुम मेरे शौहर हो। जहाँ वार करूँगी, कोई ना कोई तुम्हारी हड्डी तोड़ कर रहूँगी। ठीक है, और इस बार मैं भी अपनी हड्डी तुम्हें तोड़ने नहीं दूँगा, बल्कि उल्टा हो सकता है कि तुम्हारी हड्डी टूट जाए। अच्छा मज़ाक है। ये तो सुबह ही पता चलेगा बच्चों। इसलिए अब शराफ़त से जाकर सो जाओ। ज़ाहिर है, सोना ही पड़ेगा। उसने मुँह छुड़ाया और बड़े ही गुस्से से जाकर बेड पर लेट गया। डार्लिंग पहले तो मुस्कुराई और फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपना स्लीपिंग सूट पहनते ही उसके साथ आ बैठी। उसने उसकी पेशानी पर मौजूद बाजू को हटाया तो वो घूरी डालकर उसे देखने लगा। तो मेरा क्यूट सा हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो गया है। उसने शरारत से नाक खींचा। हाँ, तो तुम्हें इससे क्या? तुम तो सो जाओ सुकून से। निचले अंदाज में कहकर वो करवट बदल गया। डार्लिंग ने उसके बाजू में हाथ डाला और फिर से अपनी तरफ मोड़ा। अब क्या है? बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नाराज़ होकर सो जाओ। उसके साथ लेटते ही वो अपना चेहरा उसके नीचे कोहनी टिकाकर बोली। तो फिर कह दो कि तुम भी मेरी तरह मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। हाँ, होने लगी है तुमसे मोहब्बत। दिल को भाने लगे हो तुम।
उसकी आँखों में भी मोहब्बत थी और ज़मीन उसकी कमर से हाथ गुज़ारकर खींचता हुआ अपने ऊपर ले आया था। आई लव यू मेरी जान एंड आई लव यू टू। उसने उसकी पेशानी पर अपना सर रखा तो वो मोहब्बत से देखता हुआ उससे आँखें दो चार कर गया। आर्यन फ्रेश होकर अपने बाहर झाड़ता हुआ बाथरूम से निकला था। सामने बेड पर नज़र पड़ी तो खाली-खाली सा था। फिर एक ही निगाह में पूरे कमरे को देखा तो ऐसे लगा जैसे दीवारें उसे नोचने को तैयार खड़ी हों। उसे मीरम की याद आ रही थी। कभी उसे बेड पर बैठी उसकी हँसी सुनाई देती, तो कभी वो कमरे में लगी हुई उसकी तस्वीर को देखता। फिर इसकी एक हँसी हुई सुर्ख साड़ी में तस्वीर को दीवार से उतार कर वह अपने हाथों में पकड़ लिया। अपनी उँगलियों के पोरों से उसने उसकी तस्वीर को छूना शुरू किया। आई मिस यू मरियम मीरम, ट्रस्ट मी। तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें थोड़ी-सी सज़ा देना चाहता हूँ, ताकि तुम वो गलतियाँ दोबारा कभी ना करो, जो तुमने की हैं। शायद ये सिर्फ़ तुम्हारी अकेली के लिए सज़ा नहीं, बल्कि मेरे लिए भी सज़ा है। लेकिन हम दोनों को ये सहना ही होगा, क्योंकि इस बार ये फैसला आर्याल का नहीं, बल्कि टाइगर का है। उसके चेहरे के एक-एक नक्श पर अपने हाथों का लम्स छोड़ता हुआ वो उसकी तस्वीर को सीने से लगा गया। फिर इस अंदाज में बेड पर बैठा और उसकी टो से टेक लगाकर उसकी तस्वीर को अपने साथ चिपकाए हुए आंखें ही बंद कर गया। शहनाज बेगम अपनी फजर की नमाज के से फारुग होकर लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठी तस्बीहात कर रही थी। जब मीरम अपने सर पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता चलती उन्हें अपनी तरफ कदम बढ़ाती दिखाई दी। फिर अचानक वो लड़खड़ाई तो माँ ने भागकर सहारा दिया। मीरम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माँ के सहारे पर ही वो फिर सोफे पर बैठी और कुछ देर का वक़्फ़ा लेकर बोलना शुरू किया। पता नहीं अम्मी, पर चक्कर आ रहे हैं। शायद बीपी इश्यू हो गया है। इतनी अच्छा, अभी इतनी सुबह तो कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, वरना मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। लेकिन हम थोड़ी देर तक चलेंगे। अम्मी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई चीज़ खाती हूँ तो मेरे आगे गुज़रती ही नहीं है और अगर ज़बरदस्ती कर लूँ तो फ़ौरन ही वह कै आ जाती है। और अब ये चक्कर। उसका मुँह लटका हुआ था। बेटा, मुझे तो कोई अच्छी खबर लगती है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर वाक़ई ऐसा हुआ जैसे अम्मी सोच रही हैं, तो फिर तो मिस्टर खडूस की अकल 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह करे, बस अम्मी का कहना सच हो जाए। फिर मिस्टर आर्याल को तीर की तरह सीधा न किया तो मेरा नाम भी मीरम नहीं। उसने खुद से सोचा और मुस्कुराई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा तुम रुको ज़रा मैं जो कोई जूस वग़ैरह देखती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी सच में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। उसने माँ का हाथ पकड़कर रोका। बेटा अब दिल करे या ना करे, लेकिन अपनी सेहत का ख़्याल तो रखना पड़ेगा। हुँ? तुम बैठो, यहीं पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शहनाज़ बेगम उठकर किचन में गईं और वो अपने हाथों की उँगलियों समेत मुँह में ज़ुबान मरोड़कर फिर से मुस्कुराई। साहिल कहाँ है? नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए आर्याल ने ज़मीर और डार्लिंग की तरफ देखा। भाई मैंने उसे खाने का कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है डार्लिंग, तुम जाकर उसे बुलाओ और अगर वो मना करे तो उसे कहना कि मैंने बुलाया है। ओके। उसके जूते का शोर पैदा हुआ और चंद ही मिनटों बाद वो साहिल को बाजू से पकड़े उसकी कुर्सी सेट करते हुए उसके सामने बिठा गई। उसकी शक्ल किसी वीरान मूरत की तरह लग रही थी। सूजी हुई आँखें और सूखे हुए होंठ। गोया उसकी ज़िंदगी का सब कुछ उजड़ गया हो। साहब, नाश्ता शुरू करो। आर्याल के हुक्म पर डार्लिंग ने खुद ही उसकी प्लेट में आमलेट रखा, मगर वो खामोशी से उसे घूरती रही। साहब, मैंने कहा खाना खाओ। उसने ठंडे ठार अंदाज में कहा। भाई मेरा मन नहीं है। तुमसे तुम्हारे मन का किसी ने नहीं पूछा। खाना खाओ वरना मैं ज़बरदस्ती खिलाऊँगा। नहीं खाना। फिर से इनकार का लफ्ज़ सुनकर वो पूरी तरह तप चुका था। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि खाना खाओ, वरना अब तो तुम जान गई हो कि मैं कौन हूँ और अपनी बात ना मानने के जुर्म में क्या कर सकता हूँ। वो ज़हर आलूद लहजे में गरजा। भाई मार दे मुझे। वैसे भी खान के बगैर जीकर मैं क्या करूँगी? ज़िंदगी बोझ लग रही है। उसके आँसू टपक पड़े। किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, जीना पड़ता है। अगर ऐसे ही करोगी खुद के साथ, तो इस किसी मासूम जान पे भी कुछ ज़ुल्म होगा। भाई, मैं क्या करूँ? मुझे खान याद आते हैं, इनकी बातें और इनके अंदाज़। मत भूलो कि उसको इस गड्ढे में तुमने खुद धकेला था। इसलिए अब रोध होकर अपना वक़्त ज़ाया मत करो। जो गलती तुमने की थी, उसको अब सज़ा समझकर कबूल करो। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे ये सब कहेंगे। आप तो मुझे ब्लेम करने के बजाय अपनी गलतियों पर नज़र रखो। मेरी वज़ह से कभी किसी मासूम इंसान की जान नहीं गई और मैं जो भी करता हूँ, सोच समझ कर करता हूँ। इसलिए बहादुर बनो और मुश्किल का डटकर मुकाबला करो। जितना ज़्यादा सोचोगी, ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी।
भूलने की कोशिश करो, सब्र आ जाएगा। कहते हैं कि सब्र आ जाए, तो मोहब्बत का खात्मा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सब्र कैसे आता है? तड़प तो दिन-ब-दिन बढ़ती है। हर लम्हे अज़ियत में इज़ाफ़ा होता रहता है। भूलना तो है ही नामुमकिन। जितना भूलना चाहूँ उतना ही याद आता है। भला जुदाई पर कैसे सब्र आ सकता है? उसकी आँखों का पानी उसके चेहरे को भिगा गया था। सहल, अगर तुम खुद से सब्र नहीं करोगे, तुमसे ज़बरदस्ती सब्र करवाया जाएगा और वो मैं नहीं, बल्कि खुदा करवाएगा। हम इंसान इतने बेबस हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमसे छीना जा चुका है, वो हमारे रोने, चिल्लाने से भी वापस नहीं आएगा। इसलिए हकीकत को जितनी जल्दी कबूल कर लो, उतनी जल्दी सब्र आ जाता है। वरना जितनी देर से हकीकत को कबूल करोगी, उतनी ही देर तक तड़पती रहोगी। भाई, मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास से मिलना चाहती हूँ। ज़रूर मिलो, लेकिन पहले नाश्ता करो। लेकिन सहल, उसने घूरकर देखा तो वो नवाला बनाकर मुँह में डाल गई और फिर बमुश्किल एक-एक करके अपने हलक के नीचे उतारती रही। शहनाज बेगम मीरम को अपने साथ अस्पताल लाई थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसे अपने सामने बैठने को कहा। तब शहनाज बेगम भी उसके साथ ही कुर्सी पर विराजमान हुई। डॉक्टर, क्या कोई खुशी की खबर है? फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। और रिपोर्ट्स कब तक मिलेंगी? मीरम ने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर मुस्कुराई। अभी 1-2 घंटे तक मिल जाएंगी। अगर आप वेट कर सकती हैं तो ठीक, वरना कल आकर ले जाइएगा। नहीं, कल तक का इंतजार बहुत मुश्किल है, इसलिए हम यही 1-2 घंटे का वेट कर लेंगे। इसकी बात पर डॉक्टर ने एक बार फिर से मुस्कुराहट पेश की। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर ने शहनाज बेगम की तरफ देखा तो उसकी तरफ वो मुतवज्जो हो गई। आपका दामाद आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखता क्या? देखिए, कितनी कमज़ोर है ये। और फ़र्ज़ करें कि अगर इसकी हालत में कोई खुशखबरी हुई, तो ये तो इस कंडीशन में है ही नहीं कि किसी बच्चे को जन्म दे सके। आपने या फिर इनकी बहुत जल्दी शादी कर दी है इस नहीं, नहीं, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। और अम्मी को कुछ मत कहें। दरअसल डॉक्टर मुझे कुछ खाया-पिया लगता नहीं है। आर्याल के बारे में गलत बात तो इससे बर्दाश्त ही नहीं थी, सो झट से बोली। लेकिन गुड न्यूज़ हो या फिर ना हो, आपको अपनी सेहत का भरपूर ख़्याल रखना चाहिए। जी, मैं पूरा ख़्याल रखूँगी। ठीक है, आप बाहर वेट करें, मैं ज़रा दूसरे पेशेंट को देख लूँ। जी। कुर्सी से उठते हुए उसने अपनी माँ को इशारा किया तो शहनाज़ बेगम भी साथ उठकर बाहर मौजूद बेंच पर आ बैठी। अम्मी, डॉक्टर ने तो मुझे परेशान कर दिया है। परेशानी किस चीज़ की? हाँ, अगर मैं उम्मीद से हुई तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरा बेबी भी कमज़ोर होगा और फिर तो मुझे तो गोलू-मोलू से बच्चे पसंद हैं। मीरम कैसी फ़िज़ूल बातें करती हो? अच्छा सोचो। उन्होंने इसके हाथ पर हाथ मारकर डाँटा और वो मुँह फुलाकर बैठ गई। इन्हें वहाँ तकरीबन 1 घंटा मज़ीद गुज़रा था और एक नर्स उन्हें अपनी जात आती हुई दिखाई दी। आप मीरम हैं? जी, आपको डॉक्टर सायरा ने बुलाया है। ओके। उसने माँ की तरफ देखा तो वो भी फटाफट उठकर अंदर चली गई। दोनों एक बार फिर से डॉक्टर के सामने कुर्सी पर विराजमान थी। डॉक्टर के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी और मीरम का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। डॉक्टर, जल्दी बताएँ प्लीज़। इसके तजस्सुस को देखकर डॉक्टर ने थोड़ी-सी हँसी दबाई। जी, तो कांग्रेचुलेशंस मिस मीरा, आप वाक़ई में ही उम्मीद से हैं। डॉक्टर की खुशखबरी सुनकर पहले उसकी आँखें चमकी, फिर चेहरा दमका और फिर होंठों की मुस्कुराहट ऐसी थी, जैसे उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली हो। अपने हाथ को माँ के हाथ पर रखते हुए उसने खुशी से दबाया और इनका चेहरा देखा, तो वो भी बेटी की खुशी में खुश दिखाई दी। और शहनाज़ बेगम, आपको इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। बच्ची बहुत कमज़ोर है और उम्र भी काफ़ी कम है। इसके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जी, मैं इसे कोई परेशानी नहीं होने दूँगी और इसके खाने का भी ख़्याल रखूँगी। डॉक्टर, मैं कुछ भी खा लूँ तो दिल ख़राब होता है। कुछ आगे गुज़रता ही नहीं। अक्सर केसेज़ में ऐसा होता है। देखिए, मैं मेडिसिन दे रही हूँ, इन्हें खाना खाने के फ़ौरन बाद दे दीजिएगा। लेकिन इस सूरत में कि अगर आपका दिल ख़राब हो तो, वरना मेडिसिन मत खाइएगा। और कुछ ताकत की गोलियाँ भी दे रही हूँ ताकि आपके जिस्म में थोड़ी जान आए। जी। वैसे आपके शौहर कहाँ होते हैं? वो जर्मनी में रहते हैं। ओह! कोशिश करें कि उनके साथ रहें ताकि वो आपका खुद ख़्याल रख सकें। जी, ये मेडिसिन ले लीजिएगा। ओके। उसने डॉक्टर के हाथ से पर्ची पकड़ी और माँ को लेकर मेडिकल स्टोर का रुख किया। टाइगर, बात सुनो। वो मर्डर रूम की तरफ बढ़ रहा था जब रिसेप्शन से उसे नैना ने आवाज़ लगाई। उसने दरवाजे का हैंडल घुमा दिया था लेकिन गर्दन तिरछी करके उसे देखा। मैं ज़ावेर से शादी करना चाहती हूँ। हुँ, तो मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ है, जो चाहे करो।
लेकिन उस दिन तुम्हें बुरा लगा था कि मैं और सागर एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे तुम दोनों का पसंद करना बुरा नहीं लगा, गलत काम करना बुरा लगा था। बिना जायज़ रिश्ते के एक-दूसरे के करीब आना बुरा लगा था और वो भी तुम्हारी बेहतरी के लिए ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी टीम के किसी शख्स की इस वज़ह से जान लूँ क्योंकि वो बदकिरदार हो गया हो। नहीं, मैंने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि तुम हमारे बॉस हो और तो फिर मुझे बॉस की हद तक ही रहने दो। अपनी पर्सनल लाइफ़ के फ़ैसले खुद लो। वो जारहाना अंदाज़ में बोला और हैंडल घुमाकर अंदर चला गया। न जाने आज अंदर किसकी मौत आई थी। डार्लिंग और ज़ावेर भी अंदर ही थे। नैना वापस अपने काउंटर पर बैठी और उससे कुछ पल गुज़रे थे जब आरियाल अपना चाकू जिसमें चेन लगी हुई थी, उसे घुमाता हुआ बाहर निकला। उसकी नीली शर्ट पर जगह-जगह खून के धब्बे थे। वो जान गई थी कि उसने फिर से किसी की जान ली है। लेकिन जैसे ही वो दफ्तर के बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया, तो उसके फ़ोन पर किसी पाकिस्तानी नंबर से एक मैसेज नोटिफ़िकेशन मौसूल हुआ। मीरम ने अस्पताल से वापसी पर नई सिम ली थी और इसी से ही उसे व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज कर गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये पाकिस्तानी नंबर किसका होगा, इसलिए सीन करके फ़ोन को खामोशी से गाड़ी के डैशबोर्ड पर धरकर उसे स्टार्ट कर गया। मीरम ने जब देखा कि इसका मैसेज सीन किया जा चुका है मगर कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाई। 5 मिनट बाद इसने दोबारा टाइपिंग शुरू की और उसके नंबर पर फिर से कोई मैसेज भेजा, तो एक और नोटिफिकेशन मिलते ही उसने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की और स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। आर्या, बात सुने, मैं मीरम हूँ, आपको कुछ बताना था। एक बार फिर से वो इसके मैसेज को नज़रअंदाज कर गया था। उसे मज़ीद तप चढ़ी और फिर अचानक ही दिल में कोई ख़्याल आते ही उसने अपना दुपट्टा उतारकर करीब बेड पर रखा और अपने बालों को खोलकर खूबसूरत सी सेल्फी ली। अगले ही पल उसने उसे अरयाल के नंबर पर भेज दिया था, मगर इस बात इसने नोटिफ़िकेशन मिलने के बावजूद भी मोबाइल को उठाकर नहीं देखा था। वो मोबाइल हाथ में पकड़े कितनी ही देर इसके मैसेज सीन करने का इंतज़ार करती रही। जब ना रहा क्या, तो अपने लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाकर उसे सिर्फ अपने होंठों को ज़ूम करके फिर से एक खूबसूरत सेल्फी बनाकर उसे भेज दिया। वो बस उसे अपने लिए बेचैन करना चाहती थी, मगर इसने तो मैसेजेस देखे ही नहीं थे। वो बस इंतज़ार करती रही और करती रही। बल आखिर मोबाइल को एक तरफ रखकर लॉन में आ गई, जहाँ हरम पहले से मौजूद थी। उसे रात के वक़्त घास पर एक तरफ बैठा देखकर वो भी करीब आलती-पालती मारे जगह सँभाल गई। "तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, हरम?" मुझसे ये सवाल मेरी माँ ने कभी नहीं किया, तो तुम क्यों कर रही हो? उसने सर्द अंदाज में कहा। मैंने तो बस जनरल बात पूछी है और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? एक तो तुमने मेरे मोबाइल पर आर्यन का नंबर सेव करके अच्छा काम किया, लेकिन फिर उल्टा इसी के ज़रिए मुझे ब्लॉक करवा के क्या अहमकाना हरकत की है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे शौहर के साथ चक्कर चलाऊँगी? तुमने ऐसा कैसे सोच भी लिया? वो गुस्से से आँखें दिखाकर बोली, तो मीरम की माथे पर सिलवटें पड़ी। मेरी इनसे बात हो रही थी और इन्हें मुझ पर किसी चीज़ का गुस्सा था, इसलिए उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम इस हद तक मेरे बारे में नेगेटिव सोचो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मीरम, ये सच है कि मुझे तुम्हारा शौहर अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतनी बेशर्म भी नहीं हूँ कि अपनी ही बहन के शौहर पर घटिया नज़र रखूँगी। तो फिर इन्हें भाई क्यों नहीं बोलती? जब उसने साफ-साफ लफ्ज़ों में कहा, तो उसके भी तन-बदन को आग दौड़ गई। क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि मैं इतने हैंडसम बंदे को भाई बोलूँ। बाकी वो तुम्हारा शौहर है, इसके लिए मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वरना याद रखना मैं किसी से नहीं डरती। उसने आँखें मिलाकर ठंडे ठार लहजे में कहा तो मीरम को हकारत महसूस हुई। और एक बात मैं भी तुम्हें बता दूँ कि ये सब मेरे हैं। अगर किसी ने भी इन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो मैं भी किसी का लिहाज़ नहीं करूँगी, फिर चाहे मुकाबिल मेरी सगी बहन ही क्यों ना हो। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? तंज़िया अंदाज़ में कहते हुए उसने अपना पूरा रुख उसकी तरफ घुमाया। मैंने आज तक कभी किसी की जान नहीं ली है, लेकिन इनकी खातिर मैं जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। अपना चेहरा उस पर झुकाकर मीरम ने पूरी दिदा दलेरी से जवाब दिया और अपने पाँव पटकती हुई वापस कमरे में चली गई। हरम ने गुस्से से अपनी कमीज के दामन को जकड़ा। रात का खाना सबने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना शुरू किया। तभी जमील ने उसके करीब पड़ी खाली कुर्सी को देखा तो उससे रहा न गया और कहना शुरू किया। भाई, नवाला चबाते हुए वो बोला। भाभी की याद नहीं आती? उसने कुछ नहीं कहा था और बस नागवारी से नजरें फेर गया। भाई प्लीज जवाब दें। याद आएगी तो जाकर ले आऊंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लहजा पूरी तरह संजीदगी से भरपूर था। लेकिन
टाइगर में डार्लिंग ने भी कुछ बोलना चाहा मगर वो गुस्से से अपनी कुर्सी को पीछे धकेलता हुआ दनदनाता कमरे की तरफ बढ़ गया। साल, आज तो नींद की गोलियां नहीं खाओगी क्योंकि टाइगर ने मना किया है। उसे गोलियां निकलते देखकर डार्लिंग ने झट से कहा, मगर मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। वो बिस्तर पर बैठी रोनी सूरत बनाकर जवाब देती गई। सोना तो पड़ेगा। कोशिश करो और अपने दिमाग से उल्टे सीधे ख्यालात को निकाल दो, क्योंकि नींद की गोलियां लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या तुम आज मेरे पास रात सो जाओगी? एक्चुअली मैं मीरम भाभी से पूछती लेकिन वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुमसे कह दिया। उसके अंदाज में इल्तिजा थी। ऐसे क्यों कह रही हो? मैं ज़रूर सो जाऊंगी तुम्हारे साथ। थैंक यू। वो नम आंखों से मुस्कुराई। अच्छा, मैं ज़रा बस 2 मिनट में आती हूँ। उसके कंधे पर थपकी देते हुए वो अपने कमरे की तरफ आई, जहाँ ज़मीन खड़ा शीशे में अपने दाएं से बाएं घूमकर खुद को देख रहा था। खुद को इतनी हसरत से क्यों देख रहे हो? कैसा लग रहा हूँ? उसने स्याह पैंट शर्ट पहनी हुई थी और अपनी तारीफ बटोरने के लिए पूछा था। अगरचे वो अपने तीखे नकूश और गोरे वजूद की वजह से इस स्याह पैंट शर्ट में गज़ब ढा रहा था, लेकिन डार्लिंग ने जानबूझकर मुँह चिढ़ाया। ऐसे मुँह क्यों बना रही हो? अच्छा नहीं लग रहा? उसने निगाहें सुकेड़ी। अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहने आई थी। क्या? वो पास हुआ तो डार्लिंग ने इसकी कॉलर को पकड़कर खींचते हुए इसे मज़ीद करीब किया और मोहब्बत से लफ्ज़ परोने लगी। सहल चाहती है कि मैं आज रात इसके साथ सो जाऊँ। ओह! तो ठीक है, सो जाओ। वैसे भी वो बेचारी बहुत उदास रहती है। ओके माय स्वीट हस्बैंड। उसने उसकी गाल पर लब रखकर बूसा देते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। अगले ही पल वो कमरे से बाहर थी। आर्याल आधी रात तक लैपटॉप पर बैठा काम करता रहा और जब उसे नींद आना शुरू हुई तो उसने मोबाइल उठाकर आखिरी बार तमाम लोगों के मैसेजेस चेक करना शुरू किए। मगर चूंकि मीडियम का मैसेज उसे काफी देर पहले मिला था और उसका नोटिफिकेशन काफी नीचे जा चुका था, मगर फिर भी उसने सबसे पहले उसी की मैसेजेस ओपन किया। नारंगी रंग के कपड़ों में बिना दुपट्टे के इसकी सेल्फी और सुर्ख लिपस्टिक लगे हुए इसके कातिलाना होंठों को तस्वीर में देखकर वह सच में बहकने लगा था। लेकिन फिर से अपनी अना को बरकरार रखते हुए उसने फौरन अपनी जज्बातों को मन में ही कुचलकर मोबाइल को ऑफ करके साइड टेबल पर रखा और सोने के लिए लेट गया। अजीबोगरीब से ख्यालात उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसने दाएं तरफ करवट ली तो खाली जगह उसे फिर से शिद्दत से मीरम की याद दिला गई। वो बेड पर अपने करीब ही इसके सोने के मकाम पर अपना हाथ फेरते हुए उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर से सीधे लेटकर उसने छत को घूरना शुरू किया और आंखें बंद की। एक के बाद दीगरे वो कई बार करवटें बदल बदल कर सोने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर जब फिर भी इसका कामयाबी हाथ में ना आई तो करीब दराज से नींद की गोलियां उठाई और हमेशा की तरह उसे खाते ही सो गया। सुबह उठते साथ ही मीरम ने अपना फोन उठाकर ये देखना चाहा कि उसने जवाब दिया या नहीं, मगर जब उसने देखा कि उसकी तस्वीरों को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया है तो दिल टूट सा गया। उसकी आंखें बरस गई और वो अपने जज्बातों पर काबू ना पाते हुए उसे कॉल मिला गई। आर्याला भी अभी शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला था और उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। जब इसकी कॉल देखकर पहले तो उसे काटने वाला था, मगर फिर दिल के सामने हार कर अटेंड कर ली। कहो, सुबह सुबह किस खुशी में कॉल की है? उसके अंदाज में तमानियत थी और मीरम की सूसों की सुनकर ही वो समझ गया था कि वो रो रही है, मगर फिर भी पत्थर का बना रहा। आर्या, आपको मैंने इतने मैसेजेस किए और तस्वीरें भी भेजी, लेकिन हाँ, तो क्या करूँ तुम्हारे मैसेजेस और तस्वीरों का? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मैसेज करो या तस्वीरें भेजो? अरे यार, आप इतना कैसे बदल सकते हैं? इतनी नफ़रत क्यों टपक रही है आपके लहजे से? वो तड़पी। ये नफ़रत तुमने ही मुझे दी है। मैंने तो हमेशा प्यार दिया है। आप तो मीरम, अगर कोई काम की बात है तो बताओ, वरना अगर तुमने फिर से मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें यहाँ यहाँ से भी ब्लॉक कर दूँगा। उसकी बात सुनकर वो काट उसकी बात काट कर वो दहाड़ा। उसने अपने आँसू साफ़ किए। हाँ, एक खबर सुनानी थी आपको। वो थोड़ा तसल्ली से बोलो। कहो। मैं उम्मीद से हूँ। जब उसने अपने टूटे-फूटे फ़िक्रों को मुकम्मल किया, तो आर्याल के माथे पर जो कब से शिकनें उभरी हुई थीं, अब अचानक से सीधी हो गईं। चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट आई। क्या? क्या तुम सच? खुशी से इसकी बात पर यकीन ना करते हुए उससे अब बोला भी नहीं जा रहा था। हुँ, सच कह रही हूँ। आप पापा बनने वाले हैं। वो खुशी से अपने मुँह पर हाथ रख गया। फिर उसने उसकी बात को मज़ीद नहीं सुना था और कॉल काटकर पूरी शान से मुस्कुराते हुए कभी इधर घूमता तो कभी उधर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ओह गॉड! मैं डैड बनने वाला हूँ। वॉव!
उसने हंसते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में खुशी से चिल्लाया। अचानक उसकी नजर अपनी हैंगर में टंगी हुई शर्ट पर पड़ी तो उसकी तरफ भागा। खुशी के मारे उससे भागा भी नहीं जा रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे। शर्ट को दोनों बाजुओं से गुजार कर उसने ठीक से बटन भी नहीं बंद किए थे और बालों को भी कंघी के बगैर ही फौरन बाहर निकल गया। सारा किसी को बताए बिना ही सुबह सवेरे अपने कमरे से निकलकर पार्क आई थी। वो सीमेंट के बने एक बेंच पर गुमसुम सी बैठी थी जब दूसरी बेंच पर बैठी हुई एक लड़की ने उसे यूं मुंह लटकाए देखा तो उसके सामने होकर हाथ लहराए। लेकिन वो ऐसे थी जैसे वो कुछ देख ही नहीं रही। फिर उस लड़की की दोस्त नमूदार हुई और उसने उसके सामने मुंह के अजीबोगरीब नक्शे बनाए ताकि उसे हंसा सके। मगर वो अभी भी साकित थी। कुछ देर तक अपनी नाकाम कोशिश के बावजूद वो अनजान लड़कियां अपनी राह पर चढ़ पड़ी थी। लेकिन तभी उसकी पुश्त से किसी का हाथ निकला और उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे अपने साथ घसीटता हुआ कहीं ले गया। आर्याल पाकिस्तान की टिकट बुक करवा चुका था और अब घर वापस आकर किसी को बताए बगैर ही अपना बैग पैक कर रहा था जब अचानक जर्मनी के अननोन नंबर से उसे कॉल मौसूल हुई। कौन? मार्लो बात कर रहा हूँ। तेरी बहन सहल मेरे कब्जे में है। अगले 1 घंटे तक अगर तू यहाँ नहीं पहुंचा टाइगर, तो तेरी बहन को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। लोकेशन भेज रहा हूँ, आकर मिल। जो उसने कहा था, उसे सुनते ही उसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी और वो अपने मोबाइल को एक तरफ फेंकता हुआ तेज़ी से सहल के कमरे की तरफ भागा। मगर जब उसे खाली पाया तो अपने बालों में हाथ फेरकर परेशानी से दोबारा भागा और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके मिलने वाली लोकेशन की तरफ रुख किया। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने डार्लिंग के साथ-साथ अपनी पूरी टीम को भी आगाह कर दिया था। इससे डार्लिंग पूरी टीम को लेकर अगले 5 मिनट में ही पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा गई। वो हर वक़्त एक्टिव रहते थे, इसलिए इन्हें पैरवी करने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे। 2 स्याह बड़ी गाड़ियाँ आगे-पीछे किसी अनजान सड़क पर दौड़ती जा रही थी। फिर अचानक किसी की तीसरी गाड़ी इनके पीछे लग गई। आर्याल और डार्लिंग ने बेवक़्त अपने गाड़ी के शीशे से इसके ड्राइवर पर नज़र डाली तो ज़मीन को देखकर दोनों ने दाद देने वाली निगाहों से अपने हाथ को माथे से लहराकर सलाम पेश किया।